डाउनलोड करके जस्ट उसे एक्सट्रैक्ट ही तो करना है फाइल को, सिंपल सा था। किसका नहीं हुआ है हाथ उठाओ ऑनलाइन में? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका इंस्टॉलेशन हुआ नहीं है अभी जेडीके और एसटीएस का? सबका हो रखा है ना? यस सर। प्रोग्राम बनाए थे एक भी बना के रन तो कराया होगा? ठीक। ओपन करो अपना अपना सिस्टम, ऑन करो, एसटीएस ओपन करो। मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ यूज, फिर उसके बाद तुम हमेशा करते रहोगे वैसे ही। क्या नहीं हुआ तुम्हारे में, दिखा दो मुझे। इंस्टॉलेशन कह रही हो ना? फिर किया नहीं, हुआ नहीं, घर पे टाइम नहीं था क्या? करो उसको, डाउनलोड तो कर लो। एसटीएस डाउनलोड लिखना था ब्राउजर पे चल के, एसटीएस। हम इक्लिप्स ही यूज कर रहे होंगे, तो आपको ये डाउनलोड करना है, एसटीएस और इक्लिप्स। आपने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ साक्षी। From where? अमृतसर। ओके, सो यहाँ पे फिर एडमिशन लेने का रीजन क्या है? प्लेसमेंट। ओके, सो ऑलरेडी आपको जावा आता है? ओके, कोर्स। ठीक है, सो किस प्लेटफॉर्म को आपने इंस्टॉल किया हुआ है? अभी जो मार्केट में अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो जो टूल यूज होगा आगे चलके एडवांस में वो एसटीएस होगा, इक्लिप्स या एसटीएस। तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेटबीन्स पे भी लोड कर सकते हैं, बट आगे चलके तुम्हें कैसे डिपेंडेंसी मैनेज करते हैं वो सारी चीजें इक्लिप्स से ही फैमिलियर होना है। इसलिए डे वन से ही मैं उसी पे कोड करवाऊंगा। हाँ, एक्चुअली ना अभी जो मार्केट में पॉपुलर है ना वो स्प्रिंग बूट है। स्प्रिंग बूट को सपोर्ट नहीं करते आपके ये आईडी, तो उसके लिए आपको फिर एक्सप्लिसिटली प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जाके किसी भी वेबसाइट पे जाके हम स्प्रिंग आयो पे जाएंगे और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे स्प्रिंग बूट का, फिर वहां से उसे जिप में डाउनलोड करेंगे, तब ले जाके वहाँ पे हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो ये सब नहीं करना पड़े इसलिए जो इक्लिप्स जो है हमारा, एक्चुअली अभी जो एडवांस जावा है आपने सुने होंगे वर्जन्स, जावा एसी, जावा एमई, जावा ई, तो एडवांस एडिशन जो है ना वो ओरेकल ने डोनेट कर दिया है इक्लिप्स फॉर्म को 2017 में। वो इक्लिप्स ही है जो सपोर्ट करता है एडवांस के सारे फीचर्स। जावा में डेवलपमेंट करना है, इक्लिप्स लगता है इंस्टॉल करना है। इक्लिप्स कंपनी है जो आपके एडवांस जावा को अभी एक्वायर करके बैठी हुई है, वही सारे अपडेट्स लाके देती है, वही जो भी नए नए इम्प्लीमेंटेशंस होंगे वहां मिल जाएंगे, तो वो आईडी वैसा ही डिजाइन करेंगे जैसे फीचर्स लेकर आएंगे, इसलिए हमें इस पे कोड करना है। ठीक, तो ये वाला इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सबने ओपन कर लिया सिस्टम, करो ऑन सिस्टम। क्लास है ये, क्लास की तरह ही बैठना है ना? लास्ट में कौन कौन आया है? अनन और क्या नाम है? अंकित। अंकित कुमार। तुम्हारे तो एक दिन की भी प्रेजेंट नहीं लगे। अच्छा, लेट आते हो तुम।
ठीक है। आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? क्या नाम है? प्रदीप। क्या करते हो प्रदीप? एमसीए। कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर है। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग आती है आपको? स्टार्ट ही किया है। एमसीए का फर्स्ट ईयर आया होगा तो उस टाइम पे आई थी कोई प्रोग्रामिंग? सी। ओके। और एमसीए से पहले ग्रेजुएशन में क्या किया था आपने? बीएससी। आईटी से या फिर? प्रदीप, स्टूडेंट आईडी बता दो प्रदीप। ना 10। ओके। कब हुआ था एडमिशन? 95। या हाँ, ठीक है। फुल हो गया ओपन? क्यों? दिखेगा, अभी दिखेगा। एचटीएस ऑन कर लो। एचटीएस को एक्सेप्ट करते टाइम स्किप कर दो। स्किप करने के बाद ये फिर खुल नहीं रहा है। क्या नहीं खुल रहा? ये क्या नाम स्प्रिंग बूट खुलेगा। इसे होने दो, इसे ओपन होने दो। एक्सट्रैक्ट हो जाए ना फिर मुझे बताना ओपन करके। आपके सी ड्राइव के अंदर आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा उसको, है ना? ऑन किया? करना आता है ऑन? कुछ नहीं, जहां भी तुमने उसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ये है एक फोल्डर। इस फोल्डर को ओपन करोगे, नीचे आप देख पा रहे होगे स्प्रिंग टूल सूट्स करके आ रहा होगा एप्लीकेशन। इसको डबल टैप करके ओपन करोगे तो कुछ ऐसे ही खुलेगा। अभी ऑन हो रहा है। स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स नोटपैड पे जरूर बनाना 2-4, ठीक है? जो मैंने बनवाए थे, बोला था कल भाई। पुराने लेक्चर्स में सिर्फ डिस्कशंस हुए हैं, अभी हमने कोड नहीं किया। कल पहला प्रोग्राम बनाया था जिसमें हेलो वर्ल्ड वगैरह प्रिंट करवाया। हाँ, वो डिफॉल्ट उठा रहा हूँ ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव। कोई नहीं, जहाँ भी करना है तुम्हें, जहाँ अपना सारा वर्क स्पेस रखना है, डी में, सी में, जिस फोल्डर में उसे सिलेक्ट कर लो, लॉन्च कर दो। ठीक है, लॉन्च करोगे तो आपको एक जितने भी टैब्स ओपन हो रखे होंगे सारे क्लोज कर देने हैं। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें यूज कैसे करना है। ठीक है? वाह, तुम्हारा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इक्लिप्स? कभी नहीं किया? तुम तो आई थी ना पहले ही जावा करने, फिर क्यों नहीं किया था? बनाया नहीं एक भी प्रोग्राम? ओके, ठीक है, तो अभी इंस्टॉल कर लो। डीडी के तो इंस्टॉल होगा ना? ये तो कॉलेज में हम कर ही लेते हैं। हाँ, बस ऐसे ही रखो। सबका हो गया ऑन? तुम्हारा भी नहीं हुआ? क्यों? नहीं यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है?
दिखा दो मुझे, दे दो सिस्टम। ये तो विंडोज का तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है। कैंसिल कर दो। इसका भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है दिखा दो। एक्सट्रैक्ट नहीं किया था क्या? कौन सा विंडो है? 7 में चल रहा है। इसकी कृपा समझना अगर ये चल जाए तो। This file does not have a valid string makes it तो 7 में तो चलेगा ही नहीं। डी में क्या था? क्या डाउनलोड नहीं? विंडोज 7 इतना पुराना विंडो क्यों यूज कर रही हो तुम? तब करते थे ऐसे यूज, तब नेटबीन्स का और उसका जमाना था। वो तो सपोर्ट करेगा, लेकिन ये एसटीएस तो कभी मैंने विंडोज 7 में मैंने भी नहीं चलाया। इंटरनेट कनेक्ट है? और किसका प्रॉब्लम आ रहा था? हमारा भी आ रहा है। दिखा दो, तुम भी दिखा दो। डबल अगर टैप कर दिया होगा ना 2 बार, तो फिर एक बार एरर आएगा। एक बार अगर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका होगा तो। ये डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड हो जाने दो, ले जाओ अभी के लिए, ठीक है? रखो। एक्सट्रैक्ट करते टाइम ये प्रॉब्लम आ रही है। जेडीके इंस्टॉल कर रखा है ना आपने? ठीक है। 2 बार किया है क्या इसके को? ठीक है, इसको हटा। तुम्हारा है तो ये डाउनलोडेड, ये है ना एप्लीकेशन?
सी ड्राइव में उसे एक्सट्रैक्ट कराना, ठीक है, सिर्फ सी ड्राइव में, किसी फोल्डर के अंदर मत करना। ठीक है, से ले जाओ, करने तो चलने दो इसको। हो गया सबका? कहाँ लॉन्च हुआ, क्या लॉन्च हुआ? हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन लिखा है ना उस पे, तो उसी फाइल को चेक कर लेते हैं। ये देखो, अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, इसको शॉर्टकट बना लो। पेड शॉर्टकट का ऑप्शन तो होता ही ना हमारे पास, पेड शॉर्टकट ये आ गया, इसको डेस्कटॉप पे डालो। चेक करो, बस। अब कभी भी ओपन करना होगा तो यहीं से कर लेना, लॉन्च कर दो। ये रहा तुम्हारा सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, अब ऑन हो जाएगा। अभी हो रहा है, ले जाओ पढ़ ले भाई कुछ, या सिर्फ इंस्टॉलेशन ही करना है आज? तुमको ऑपरेटर्स से स्टार्ट करवाना है ना? तो उससे पहले देखो, यूज केस देख लो, तुम इंस्टॉल कर रहोगे, वो बहुत टफ नहीं है ना? जाके करना क्या है, बहुत सिंपल सा है, हमको जावा एसई पे वर्क करना है। देखो 3 एडिशन है हमारे, है ना? जो कोर लेवल पे हम वर्क कर रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड एडिशन पे कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अभी जो तुम पढ़ोगे वो क्या होगा, स्टैंडर्ड एडिशन, फिर हम एडवांस जावा पे जाएंगे जहां हम एंटरप्राइज एडिशन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक? तो वर्जन्स की बात करें, तो पहला है जावा एसई, ठीक है? दूसरा जो आने वाला है, जो आएगा बाद में, जावा ईई, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज एडिशन। तीसरा जावा, तीसरा कौन सा होता है बताओ? वर्जन्स पढ़े, पता है किसी को? एंड्रॉइड, एमई, माइक्रो एडिशन। हर एडिशन एक अलग डेवलपमेंट में यूज होने वाला है, ठीक है? तो अभी क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट करना है तो एंटरप्राइज एडिशन पे काम करना होगा, और एंटरप्राइज एडिशन में हमें प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मिलेंगी, बहुत सारी लाइब्रेरी होंगी जो प्री डिफाइंड होंगी। कौन कौन सी लाइब्रेरी होंगी या हम एडवांस में क्या करेंगे ना, उन लोगों का डेटाबेस को लेकर भी अगर कोई डाउट है तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। एडवांस हम स्टार्ट ही करते हैं तो वो जेडीबीसी से, तो जेडीबीसी में आप एसक्यूएल क्वेरीज ही चला रहे होते हो तो वहीं पे डेटाबेस कवर हो जाता है। बट एज अ जावा डेवलपर तुमको डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी भी नहीं पड़ा करेगी, क्योंकि तुम फ्रेमवर्क्स पे काम करोगे और डेटाबेस मैनिपुलेशन के लिए जो फ्रेमवर्क तुम्हें पढ़ाया जाएगा वो हाइबरनेट होगा। क्या होगा? हाइबरनेट। और हाइबरनेट में जो जावा का फ्रेमवर्क है, एक खुद की क्वेरी लैंग्वेज लॉन्च की हुई है, उसे हम कहते हैं एचक्यूएल, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस
डिपेंडेंट जो क्वेरी लैंग्वेज हम पढ़ रहे होते हैं एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, वो डेटाबेस डिपेंडेंट होती है, वो क्वेरी डेटाबेस में ही चलेगी। बट जो एचक्यूएल है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन होता है एसक्यूएल का, जो हाइबरनेट में दिया। तो तुम एचक्यूएल लिख रहे होगे क्योंकि तुम तो जावा डेवलपर हो। तो आगे चल के हम बहुत सारी एपीआई एडवांस जब हम पढ़ा करते थे कॉलेज टाइम में, आपको याद हो या जिसका चल रहा हो किस सिलेबस में होगा, हम पढ़ते थे सर्वलेट जेएसपी। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आपको सर्वलेट एपीआई यूज करनी पड़ती थी। सर्वलेट के बाद जेएसपी आ गया, सर्वलेट जेएसपी का यूज करके हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिए। ये अर्ली 20s की बात है कि हम स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट कर रहे थे वो उस एपीआई का यूज करके कर रहे थे। अब हमें जो डेवलपमेंट करना है वो कुछ फ्रेमवर्क्स को यूज करके करना होगा, है ना। आपने सुना होगा, अगर अप्लाई किया है आपने जॉब्स में तो आपने बहुत सारे जेडी पढ़े होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ी होंगी, चाहे वो naukri.com पे हो, लिंक्डइन पे हो, जहां भी तुमने पढ़ा हो, देखा होगा। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर वो चाह रहा है जो वहां पे पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो स्प्रिंग हाइबरनेट आता है, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट। कहीं अब सर्वलेट देखने को नहीं मिलता। पहली वाली जॉब डिस्क्रिप्शंस में सर्वलेट ही लिख के आता था क्योंकि सारा डेवलपमेंट वहां चलता था। पुराने सारे प्रोजेक्ट्स जो बहुत पुराने होंगे ना, जिनमें अभी तक कोई भी काम हुआ नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं किए, वो अभी भी सर्वलेट में ही बने होंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अक्वायर किया स्प्रिंग को, उसके बाद से सारे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बने थे वो भी मॉडिफाई किए गए, उनमें भी चेंजेस किए गए, और जो नए बन रहे हैं वो तो स्प्रिंग में ही बन रहे हैं, हाँ। तो स्प्रिंग कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आया होगा जो मार्केट उधर भाग गई। सर हम सर्वलेट जेएसपी में कुछ ऐसा जरूर कर रहे होंगे जो बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा होगा। पूरी कम्युनिटी शिफ्ट हुई है अगर स्प्रिंग की तरफ, तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी उसमें। तो स्प्रिंग ना एक प्रोजेक्ट है। स्प्रिंग क्या है? एक प्रोजेक्ट है जो रॉड जॉनसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया। और कोई भी प्रोजेक्ट हो या फ्रेमवर्क हो कोई बनाता है ना, तो डाउन द लाइन एक एपीआई ही वर्क कर रही होती है। डाउन द लाइन कौन काम करेगा? एपीआई। तो उन्होंने क्या किया, जो रॉड जॉनसन थे उन्होंने क्या किया, जो तुम वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, तुम एक फॉर्म बना रहे थे, वहां पे कोई डेटा अपना डाल रहा है, साइन अप वगैरह के लिए अपनी इंफॉर्मेशन दी, उसने साइन अप पे क्लिक किया। आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती थी एज अ बैकएंड डेवलपर कि तुम उस सारे डेटा को उस फॉर्म से बाइंड करके डेटाबेस में स्टोर करो। जब नेक्स्ट टाइम वो बंदा आके आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करेगा तो हम उसे उसकी ये डिटेल्स प्रोवाइड भी करेंगे। करवाओगे ना? यही होता है। ठीक है, ये करना है तो हम सर्वलेट यूज करते हैं। सर्वलेट में यूज करने के लिए सिर्फ इतने काम को करने के लिए हमें लगभग, अगर मैं कहूं, एक फॉर्म है जिसमें 50 फील्ड्स हैं। कितने? फेसबुक पे अगर आप अकाउंट बनाते हो तो देखा होगा, बनाया होगा सबने, इतनी सारी डिटेल्स डालते हैं, होते ना अलग अलग इनपुट टाइप्स आपके, उनमें डालते रहते हो नेम, एज, जेंडर, वेट, एड्रेस, एजुकेशन, सब कुछ डालते रहते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं फेसबुक स्टोर कर रहा है या नहीं? तो नहीं कर रहा है तो फिर लाके कैसे दे देता है? हम जाके किसी भी सिस्टम पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और वो हमें लॉगिन करा देता है। प्रोफाइल ओपन होती है हमारी, होती है, वहां पे वो सारे रिकॉर्ड्स, वो सारा डेटा जो हमने दिया था फेसबुक को, वही तो लाके दे रहा है, वही लाके दे रहा है। तो बैकएंड में वो डेटा कहीं ना कहीं रखा है उन्होंने। तो उस डेटा को रीड कराना है ना सर्वर पे, तो हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, वो हम कर रहे होते हैं। और उस प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, जो फ्रंट एंड का डेटा है, जो वेब पेज पे एक डेटा डाला यूजर ने, उस डेटा को निकालेंगे वहां से, फ्रंट एंड से उठाएंगे और बैक एंड में ले जाएंगे। डेटा को रीड कराना है, 50 फील्ड्स को रीड करने के लिए हमें 50 मेथड कॉल करने पड़ते थे सर्वलेट के अंदर। अभी तुम सिर्फ ऐसे समझोगे कि तुम्हें नहीं पता होंगे या कुछ को पता भी हो सकते हैं, है ना। गेट पैरामीटर नाम का मेथड हुआ करता था, तुमने तो करा था ना कोर्स। गेट पैरामीटर एक मेथड था आपका, HTTP रिक्वेस्ट नाम की जो क्लास होती थी, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम की जो क्लास होती है, उसका ये मेथड होता था। रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर कॉल करके हम एक फील्ड रीड कर सकते थे, और 50 फील्ड है तो 50 बार उन गेट पैरामीटर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। गेट पैरामीटर फ्रंट एंड का डेटा हमें रिटर्न कर देंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट। सब बाय डिफॉल्ट जावा में सबका पैरेंट ऑब्जेक्ट क्लास
पास होती है, ये बात तुम्हें अब बताई जाएगी। तो एक ऐसे फॉर्म में दे देते जिसको हमें बदलना पड़ता था, टाइप कास्ट करना पड़ता। तो टाइप कास्टिंग 50 फील्ड के लिए हमें करनी पड़ेगी, वो लॉजिक लिख दिया। अब वो टाइप कास्ट करके हमने वेरिएबल्स में रखा डेटा, वेरिएबल्स में रखा। वेरिएबल्स में रखने के बाद क्योंकि तुम जावा डेवलपर, जावा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सब कुछ तो इधर ऑब्जेक्ट ही होगा, तो उन डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जावा का एक ऑब्जेक्ट बना के सेटर्स के थ्रू सारा डेटा तुम सेट करा रहे हो जावा ऑब्जेक्ट में रखने के। 50 फील्ड है, 50 डेटा है, तो 50 सेटर मेथड भी कॉल करने पड़ेंगे। 50 लाइन का वो कोड था, फिर टाइप कास्टिंग कर दी, फिर 50 लाइन का आपने ये कोड लिख दिया होगा, सेटर्स कॉल कर दिए। 150 लाइन मालूम, मैं कह रहा हूं 100 लाइन मालूम। टाइप कास्टिंग के लिए बस हमें डेटा टाइप का नाम ब्रैकेट में बताना पड़ता है, वो उस लाइन में हो जाता है, बट लॉजिक तो लिखना पड़ता है प्लीज। तो 100 लाइन का कोड लिख दिया। उसके बाद डेटाबेस में डेटा पहुंचाने के लिए हम यूज करते थे JDBC API। क्या यूज करते थे? JDBC API। JDBC API में हम अपने जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके स्टोर करा रहे होते हैं। हमारा जो जावा का ऑब्जेक्ट होगा उसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते थे, अब हम JDBC का यूज करेंगे तो हमें कुछ स्टार्टिंग के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमें ड्राइवर लोड करना पड़ेगा, JDBC का ड्राइवर। अगर हमने वो लोड नहीं किया तो सर सारी सर्विस जो हम यूज करने वाले हैं वो रजिस्टर ही नहीं होगी, उनके ऑब्जेक्ट्स ही नहीं बनेंगे। तो ड्राइवर लोड किया, ड्राइवर में जैसे हमने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के लिए हमें अपनी डेटाबेस का URL बताना पड़ता है कि किस पोर्ट पे, किस होस्ट पे हमने रन करवा रखा है अपने डेटाबेस को, और उसका क्या यूजर नेम है, क्या पासवर्ड है, हमें ये सब बताना पड़ता था। तब हमें कनेक्शन बन के मिलता था। कनेक्शन से हम बनाते थे प्रीपेड स्टेटमेंट। अब प्रीपेड स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने एक मेथड कॉल किया होगा, ये बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी तुमने ये बहुत इजी लगने लगेंगी चीजें कि क्यों स्ट्रिंग आया, मैं ये समझाने जा रहा हूँ। तो फिर क्या किया, प्रीपेड स्टेटमेंट बनाया होगा आपने। प्रीपेड स्टेटमेंट के पास सेटर्स होते हैं, सेटर्स होते हैं। पहले स्टेटमेंट का यूज करते थे, दो इंटरफेस यूज होते हैं, एक स्टेटमेंट है, एक प्रीपेड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम था SQL इंजेक्शन का। वहां पे सर कोई बंदा अगर स्मार्ट है तो वो फ्री में सारा डेटा निकाल सकता था कुछ ऐसे इनपुट डाल के, इसलिए SQL इंजेक्शन ना हो सके इसलिए प्रीपेड स्टेटमेंट बनाया गया था। और प्रीपेड स्टेटमेंट में डेटा को सेट कराने के लिए सेटर्स बनाए गए। तो अब 50 फील्ड का डेटा जो आपके जावा ऑब्जेक्ट में रखा है उसको वापस से निकालोगे तो जावा के 50 गेटर कॉल होंगे और प्रीपेड स्टेटमेंट के 50 सेटर कॉल होंगे। 100 लाइन का ये कोड हो गया, 100 हो गए, 100 तो ऑलरेडी लिखा ही था। और ये जो कनेक्शन, ड्राइवर, लोड, ये सब क्या होगा, ये भी 10 लाइन का कोड होगा। 210 लाइन हो चुकी है हमारी। इसको करने के बाद फिर आप लास्ट में एग्जीक्यूट अपडेट नाम का मेथड कॉल करते हो, जब जाके क्वेरी फायर होगी डेटाबेस में, इंसर्ट क्वेरी, और इंसर्ट क्वेरी फायर होगी तब जाके डेटा स्टोर होता है उस टेबल पे। तो मतलब एक फॉर्म का डेटा हमें रीड करना है तो मिनिमम 210 लाइन तो हमने लिखी थी, लिखी तब जाके डेटा डेटाबेस में स्टोर कर पाए। ये हमें करना पड़ रहा था तब जब हम सर्वलेट और JDBC यूज करते, कोई फ्रेमवर्क नहीं था हमारी लाइफ में। फिर आते हैं ये फ्रेमवर्क उठ के, स्प्रिंग और हाइबरनेट। हाइबरनेट कहता है कि तुम कॉन्फ़िगरेशन करवा लो, मैं बताऊंगा, एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर लो, उसके बाद तुम्हें ये कोड बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो तुम प्रीपेड स्टेटमेंट कर रहे हो ना, एक्सप्लिसिटली प्रीपेड स्टेटमेंट बना के तुम ये सेटर वेटर कॉल करा रहे हो, ये काम हम खुद करेंगे। कौन कहता है? ये हाइबरनेट कहता है। स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग कहता है कि तुमने ये 210 लाइन का कोड लिखा ना, जो भी तुमने लिखा, मैं इस पे बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, एक एक लाइन हमें याद रखनी पड़ेगी, कोई भी हम मेथड का कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा। एक भी लेटर हमें पता है मिस नहीं कर सकते, है ना, टाइप कास्टिंग भी प्रॉपर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। एक बंदा आता है रॉड जॉनसन, वो कहता है कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क लाए हैं जिसमें हम सर्वलेट ही यूज कर रहे हैं। जो तुम बॉयलरप्लेट्स लिखते हो ना खुद से, वो सारे बॉयलरप्लेट्स ये कहते हैं स्प्रिंग वाले कि हम खुद लिख के दे देंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस फॉर्म का डेटा ही तो रीड करना था, डेटा वहां से निकालना था, गेट पैरामीटर से निकाल के सेटर्स के थ्रू जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, निकाल वहां से निकाल के तुम्हारे जावा ऑब्जेक्ट में बाइंड कराने का काम हम सिर्फ एक वर्ड से कर देंगे। किससे? एक वर्ड, और वो होगा एक एनोटेशन। क्या होगा?
एक एनोटेशन उन्होंने कहा @मॉडल एट्रीब्यूट आप लिख देना अपने रेफरेंस वेरिएबल पे। एम्प्लॉय का डेटा है, फेसबुक यूजर का डेटा है, तो आप फेसबुक यूजर का वेरिएबल बनाओ और उस पे आगे लिख दो @मॉडल एट्रीब्यूट। पूरे फॉर्म का डेटा बाइंड करके तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट में हम रख देंगे। तो मतलब सर वो जो कोड लिखा था 100-150 लाइन का वो नहीं लिखना, नहीं लिखना। क्या लिखना है? @मॉडल एट्रीब्यूट लिखना है। फिर सर डेटाबेस में पहुंचाने के लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा ना, वो भी नहीं बना। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हाइबरनेट कहता है हम तुम्हें सेव या परसिस्ट नाम का मेथड देंगे। तुम परसिस्ट मेथड के अंदर उस फेसबुक यूजर के ऑब्जेक्ट को पास कर देना डायरेक्ट, तुम्हारा ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा डेटाबेस में। सर इंसर्ट क्वेरी फायर होगी, हो जाएगी। मतलब हमने कितना कोड लिखा? 2 लाइन का। एक लाइन में @मॉडल एट्रीब्यूट लगाया, दूसरी लाइन में हमने सेव या परसिस्ट मेथड को कॉल करके डेटा सेव करा दिया डेटाबेस में। क्या इजी रहा? 2 लाइन लिखना इजी होगा या फिर 210 लाइन लिखना इजी होगा? 2 लाइन लिखना इजी होगा ना, इसलिए ये पॉपुलर हुआ। जैसे ही मार्केट में आया, सारे डेवलपर्स में भगदड़ मच गई, पूरी कम्युनिटी कहने लगी कि हमको तो भाई ये यूज करना है। इसी वजह से ऑरेकल को डोनेट करना पड़ा जावा ई, जो तुम्हारा एंटरप्राइज एडिशन था ना, ये था सर्वलेट जेएसपी। एंटरप्राइज एडिशन में तुम क्या पढ़ते थे? सर्वलेट एंड जेएसपी। हम खुद से पढ़ रहे होते, खुद से इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते थे। ये तो घाटे का सौदा हो गया, इसे कोई यूज नहीं करना चाहता, इसलिए आपके ऑरेकल ने इसे डोनेट कर दिया। किसे? इक्लिप्स फाउंडेशन नाम की कंपनी को। किसे? इक्लिप्स फाउंडेशन नाम की कंपनी को। उसे फ्री में मिला। बट स्टार्टिंग में आपको पता ही होगा, हिस्ट्री की अगर बात करें तो जावा सन माइक्रो सिस्टम पे था, है ना। इसको स्टार्टिंग में ग्रीन, उनकी जो टीम थी जिन्होंने बनाया था उसे ग्रीन टीम कहते थे। इस लैंग्वेज का नाम स्टार्टिंग में 1991 में, हम सुनते हैं 1995 में जावा आया, 1991 में इसे ग्रीन टॉप कहते थे और इसका एक्सटेंशन होता था .gt। फिर इसको रीनेम किया गया ओक में और अब हम जानते हैं इसे जावा नाम से। तो जावा हुआ तो इसका एक्सटेंशन बन गया .java। तो स्टार्टिंग में उनके पास था, उन्होंने कुछ बिलियन 4.4 पता नहीं कितने बिलियन में इसे सेल कर दिया था। वो कंपनी लॉस में जा रही थी, कुछ भी हुआ मार्केट क्राइसिस की वजह से, उन्होंने कहा हम सेल कर रहे हैं इसको, और उस टाइम पे ऑरेकल जाके उसे परचेज कर लिया, इसे जावा को, कंप्लीट जावा, तीनों एडिशंस ले लिए उसने। तो सारे राइट्स किसके पास आ गए? ऑरेकल के पास आ गए। जितनी भी अपडेट्स लाके दे रहा था, कौन देता था? ऑरेकल लाके देता। अब भी कौन देता है? ऑरेकल ही देता है। बट तुम अपडेट्स उन्हीं में कर सकते हो ना जिसके राइट्स तुम्हारे पास है। 2017 के करीब ऑरेकल को जब पता चला कि अब कोई यूज ही नहीं कर रहा है, सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं स्प्रिंग पे, तो इन्होंने कहा हम इसे डोनेट कर रहे हैं इक्लिप्स फाउंडेशन। इनकी आपस में एक मीटिंग होती है और इन्होंने इसे डोनेट कर दिया। तो जावा का जो एडवांस जावा है ना, जो तुम एडवांस जावा वर्ड सुनते हो ना, वो जावा ई होता है। कोर जावा जो वर्ड सुनते हो वो जावा एसई होता है। तो जितना भी तुम अभी पढ़ने वाले हो ना कोर जावा में, वो सब स्टैंडर्ड एडिशन के अंडर आता है। एडवांस जावा मतलब एंटरप्राइज एडिशन पढ़ रहे होगे। तो ये किसके पास है? ये अब इक्लिप्स फाउंडेशन के पास है। अब इक्लिप्स में हमें पता है, इक्लिप्स ने कहा देखो मार्केट में कोई डायरेक्ट अब सर्वलेट जेएसपी तो लिख नहीं रहा, सब यूज किसे कर रहे हैं? स्प्रिंग को। तो इन्होंने इक्लिप्स फाउंडेशन ने पहले तो इक्लिप्स आईडी लॉन्च कर रखी थी जिसपे कोड होता ही था। फिर इन्होंने एक नया आईडी जो तुम इंस्टॉल कर रहे हो एक्सटीएस बनाया, क्योंकि स्प्रिंग बूट पॉपुलर हुआ, स्प्रिंग आया, फिर स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग जेडीबीसी, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं ये स्प्रिंग के। फिर स्प्रिंग बूट पॉपुलर हो गया। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना मार्केट में वो स्प्रिंग बूट ही है। तुम्हें इसी पे कोड करना है ना जाके मार्केट में, तो वो स्प्रिंग बूट है। सर स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में भी डिफरेंस आ गया। हाँ, इसके बाद दूसरा क्यों ले आई? आपको अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो आप कह रहे थे स्प्रिंग का यूज कर लो, यही 2-3 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, इतना ही लिखना पड़ता था। कहाँ? स्प्रिंग एमवीसी में। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो स्प्रिंग एमवीसी का यूज करके हम स्टार्टिंग में करते थे। बट अब आया है स्प्रिंग बूट, कुछ तो लेकर आया होगा, एक नया प्रोजेक्ट आ गया मार्केट में, तो जरूर और कुछ कंसाइज कर दिया होगा उसने। हाँ, क्या कंसाइज कर दिया? हमने कहा यहाँ पे आपको ये वाला बॉयलर प्लेट तो कम कर ही दिया था इन्होंने। सर्वलेट जेएसपी के बजाय जब आप स्प्रिंग एमवीसी यूज किए तो तुम 2-4 लाइन के कोड लिख के करवा सकते थे ये काम। बट वो 2-4 लाइन सिर्फ तुम तब लिख सकते थे
जब तुम सारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर करके आए, सारी बीन्स तुमने बना रखी हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जितनी लाइब्रेरी तुम यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उन सारी लाइब्रेरीज को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसीज लानी पड़ती थी, जार फाइल्स डाउनलोड करके रखनी पड़ती थी, बीन्स बनानी पड़ती थी। लेकिन ये सारा काम हमें खुद करना पड़ता था। हाँ, एमवीसी में हम खुद करके देखेंगे। और फिर आता है स्प्रिंग बूट और कहता है हम एक फीचर लेकर आए हैं, सबसे महंगा और सबसे बढ़िया फीचर। क्या? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का। क्या लेकर आ गए? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने कहा अब जो तुम स्प्रिंग एमवीसी में कॉन्फ़िगरेशन भी करते थे ना खुद से, वो भी करने की जरूरत नहीं, वो कॉन्फ़िगरेशन भी हम खुद कर लेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? स्प्रिंग बूट कहता है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन भी खुद कर लेंगे फिर कितना काम रह जाएगा? फिर तो इजी हो जाएगा ना। हाँ, बहुत इजी हो गया है स्प्रिंग बूट में एपीआई बनाना। एमवीसी में उससे थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं कह सकते, उससे थोड़ा सा हार्ड है। और सर्वलेट में तो सबसे ज्यादा हार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे बॉयलरप्लेट्स हमें खुद लिखने, एक्सप्लिसिटली सारे लॉजिक लिखने पड़ेंगे। इनका ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो तुम्हारा ये इतने बॉयलरप्लेट्स हो गए, इन सबको हमने रिमूव कर दिया है। तुम्हारा फोकस सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे होना चाहिए। हाईली ऑप्टिमाइज्ड देंगे हम सब कुछ बना बनाया। और दे रहे हैं स्प्रिंग वाले दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। भैया तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोर जावा। और कोर जावा में कितने टॉपिक्स होते हैं कौन बताएगा? दो लोग हैं यहाँ पे जिनको कोर जावा आता है। एक है हमारा शिवम, दूसरा है साक्षी। बताओ भाई कोर जावा में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े तुमने? हाँ, कॉन्सेप्ट्स ही बता दें। क्या क्या? Polymorphism, inheritance, abstraction, encapsulation, unique formulas हैं उसके लिए पढ़ेंगे। उसका multi-threading और lecture classes तो advanced जावा का टॉपिक होएगा। और कुछ? कोर जावा मतलब ऊप्स। multi-threading भी कोर जावा में आएगा। पूछना नहीं, तुम्हें बताना है। मैं बता रही हूँ। अच्छा, मल्टीथ्रेडिंग भी आएगा। ठीक, मान लेते हैं। और कोई किसी ने नहीं पढ़ा स्प्रिंग तक? अरे सीधा तुमने स्प्रिंग पहुंच गए। ये बताओ तो क्या क्या नाम तो बताओ। ये सब किसका पार्ट है? ठीक है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो मतलब एब्स्ट्रैक्शन में आएगी। तो जितना तुमने पढ़ा है या समझा है कोर जावा को, वो कोर जावा का एक छोटा पार्ट है। कोर जावा बहुत बड़ा है। कोर जावा उतना छोटा नहीं है जितना हम सोच कर बैठे, है ना। कोर जावा में जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या जो तुमसे मार्केट पूछने वाली है, वो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार होंगे। समझ गए? बढ़िया। देखो, सी बेस है सी प्लस प्लस का, ऐसा हमें बताया जाता है, सही है। और सी प्लस प्लस बेस है जावा का, ये भी हमें बताया जाता है। तो ये तीनों प्रोग्रामिंग जो है ना, इनके जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स है ना, वो एकदम सिमिलर है। जो बेसिक्स सी में पढ़ाए जाते हैं तुमको, वही डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स समझाए जाते हैं ना। फिर आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बताया जाता है, ऑपरेटर्स पढ़ाए जाते हैं, इफ एल्स, लूप, स्विच, ब्रेक बताया जाता है। जैसे जैसे सी में तुमने पढ़ा होगा ना, एकदम डिट्टो वैसे ही जावा में करना है। जैसे सी प्लस प्लस में तुमने वहां पे कंडीशंस बनाए होंगे, लूप्स लगाए होंगे, सब काम सेम ही करना होता है जावा में। तो जिसको ये चीजें आ रही हैं ऑलरेडी बेसिक्स, वेल एंड गुड है। जिसको नहीं भी आ रही है वो सीखेगा। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो होगी बेसिक्स कवर करने की। और बेसिक्स में मैं तुम्हें यही सब पढ़ा दूंगा। ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स में ही आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, कंडीशन बनाना सीखेंगे, लॉजिक लगाना सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक बिल्डिंग। सर जावा कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, बट लॉजिक किसी के लग जाए ये बहुत मुश्किल काम है। लॉजिक बनाना सीख जाओ, प्रॉब्लम को पढ़ के अप्रोच करना सीख जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सबसे होता ही नहीं, है ना। क्योंकि
क्योंकि सबसे हो जाए तो सब डेवलपर बन जाएंगे ना। कंपनी किस बेसिस पे तुम्हें लेकर जाएगी, क्या मेजर करे वो, कैसे पता करे कि ये 100 बंदे खड़े हैं इसमें से वो कौन सा बढ़िया बंदा है जिसे मैं ले जाऊं, मेरे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाए, कैसे करेगी? जावा तुम्हें भी आता है, जावा तुमने भी रटा, उसने भी रट रखा है, तो वो क्या देखेंगे, वो तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स देंगे, ऐसी लॉजिकल प्रॉब्लम देंगे जो सिर्फ वही बंदा सॉल्व कर सकता है जिसने एक्चुअली प्रैक्टिस की होगी। तो वो जो आपको मेजर करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? डीएसए के बेसिस पे। सर डीएसए के बेसिस पे या फिर कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो डीएसए में ही आती हैं। तो सर उसके लिए डीएसए करना बहुत जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। डीएसए के लिए क्या जरूरी होगा? हमने कहा डीएसए के लिए हमें किसी इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? डीएसए कैसे भी कर सकते हो, चाहिए तो तुम सेल्फ प्रैक्टिस से डीएसए स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम कर सकते है ना। बट मार्केट की या फिर तुम्हारी जो रियलिटी होगी वो यही है कि डीएसए खुद से कभी सीखा ही नहीं जा सकता, है ना। बहुत बड़ा ओशियन है डीएसए। किस किस ने स्टार्ट किया है डीएसए कभी, कितने टाइम में खत्म कर दिया था? 6 मंथ। कोर्स किया था आपने कहीं से? मैं खुद भी किया था, मोश का कोर्स ले रखा था। कोर्स विद मोश। मोश ये कौन है? ये अमेरिकन ट्यूटर है। अच्छा, तो उन्होंने करवा दिया आपका? हाँ, मैंने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स किए थे, नॉनलीनियर ट्रीज, ग्राफ्स, वो सब इतना अच्छे से नहीं आता। एरेज, ट्रिक्स आता है शायद। आता है, जिसको आता है, मुझे वो लोग बहुत पसंद है। और किसको कुछ आता था? और भी किसी को आता है? और कौन था? ठीक है, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? वैभव। वैभव को भी आता है, चलो मजा आएगा फिर। मुझे आसान हो जाएगी ना चीजें समझाना, क्या पता मैं तुम्हें ही खड़ा कर दूं, है ना। बहुत टाइम से पढ़ सकता है ना। नहीं ये नहीं चलेगा, आता है तो मतलब आता है, अपना रिवाइज करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, आना ही चाहिए फिर वो। ठीक है, तो तुम्हें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले अब पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स, ये बेसिक्स जैसे जो मैंने अभी बताया, बेसिक्स में ऑपरेटर्स वगैरह होंगे, इफ एल्स फ्रेम करना सीखेंगे, फिर हम लूप्स स्टार्ट कर देंगे, नेस्टेड लूप्स में हम पैटर्न्स वगैरह करवाएंगे, फिर सी में जो फंक्शंस पढ़ाए जाते थे हम वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा ऊप्स, और ऊप्स में स्टार्ट हो गया आपका क्लास और ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले आपको बताया जाएगा क्लास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, उसी के अंदर आ जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है वो पढ़ना पड़ता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या है हमें समझना पड़ेगा। फिर हमको ऊप्स के वो पिलर्स जो इन्होंने अभी बताए थे कौन कौन से? Inheritance, abstraction, polymorphism, encapsulation. इन्हीं लोगों को आता है, आपस में मतलब बता देंगे मेरी के, सही है। हाँ, तो फिर ये पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, फिर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही एक नया कॉन्सेप्ट C++ से हटके जो लेकर आए थे ये लोग, वो इंटरफेसेस का है, वो भी हम यही कवर करते हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नाम हम सुन भी नहीं पाते, वो है एसोसिएशन, जो एडवांस में सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर हम वो पढ़ेंगे। दो ही तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है आपका ऊप्स। फर्स्ट होता है इजर रिलेशनशिप और सेकंड होता है हैजर रिलेशनशिप। इजर रिलेशनशिप इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है, जैसे कार को एक्सटेंड करा दिया आपने स्विफ्ट में, या फिर कार को एक्सटेंड करा लिया एसयूवी में, एसयूवी को एक्सटेंड करा लिया क्रेटा में, तो क्रेटा इज अ एसयूवी, एसयूवी इज अ कार। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? इजर रिलेशनशिप है। अगर हम कहें कार हैज अ इंजन, कार के पास इंजन होता है, तो वो हैज अ रिलेशनशिप है ना। तो किसी के पास कुछ होना उसे हैज अ रिलेशनशिप कहते हैं, वो एसोसिएशन में देखने को मिले। तो दोनों रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है ऊप्स के, जो हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका ऊप्स। और जावा नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, हो जावा उसी दिन स्टार्ट होता है जिस दिन ऊप्स स्टार्ट होता है। नहीं तो ये वाले जो बेसिक्स तुम पढ़ रहे होगे अभी, ये तो वही है जो हमें पढ़ने चाहिए थे सी में, C++ में, किसी कारणवश हम नहीं पढ़ पाए।
कुछ की फर्स्ट प्रोग्रामिंग होगी जावा, कुछ की ये थर्ड या फोर्थ प्रोग्रामिंग होगी, बट स्टार्टिंग की जो फर्स्ट सेकंड थी वो कभी ठीक से नहीं पढ़ी। बिजी बहुत थे, काम बहुत रहते ना जीवन में, हर किसी को कुछ ना कुछ लगा रहता है, इसलिए तो नहीं पढ़ पाए, वो कवर करेंगे। ऊप्स के बाद आप कुछ और टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, जैसे आपने देखा होगा मेन के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है मैंने थोड़ा सा बताया था कि कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए हम उसे यूज करते हैं। तो कैसे लेते थे, क्या होता था, हम वो चीजें करेंगे, है ना। कितने टाइप्स की क्लासेस होती हैं। अगर ऊप्स पढ़ा है किसी ने तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बिना तो ऊप्स हो ही नहीं सकता ना। जावा का सिंगल लाइन ऑफ कोड अगर आपको लिखना है तो क्लास तो बनाना पड़ता है। कितने टाइप की क्लासेस होती हैं बताओ इनको, ये नए हैं अभी, नए हो ना तुम लोग, जावा स्टार्ट ही तो कर रहे हो। हाँ, तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्लास है, क्या ऑब्जेक्ट है और कितने टाइप का होता है। ये बात अगर हमें नहीं पता है तो फिर हम थोड़ी ना जावा डेवलपर बन पाएंगे कभी। सिखवा देंगे, ये है मेरे 3 बंदे, ठीक है। तुम्हें अपने आप पे संदेह हो रहा है क्या? रेडी। तो कितने टाइप्स की क्लासेस आपने पढ़ी, क्या होता भी है क्लास का टाइप? तो क्लास का नाम हो गया, ऐसे तो हजारों क्लासेस के नाम है। टाइप्स ऑफ क्लासेस पूछ रहा हूं मैं, प्रीडिफाइंड और यूजर डिफाइंड है तो दोनों क्लास ही ना, दोनों से ही नहीं बनती होंगी फिर तो क्या है, कोई डिफरेंस तो है नहीं इसमें। है क्या कोई टाइप क्लास का होता भी है, या सर बस चेक करने के लिए पूछे जा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं, तो तुम्हें होना नहीं है, मैं पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। तो होती है क्या क्लास? क्लास को स्टैटिक बनाया जा सकता है कभी? नहीं बनाया जा सकता, ये मैं कह रहा हूं। अब बताओ कोई और, कुछ और? नहीं नहीं, तुम 3 बता दो इन लोगों से, तो इन्हें तो हमें बताना ही है जो सीखने आए। नहीं होती या होती है? साक्षी, शिवम और वैभव। नहीं बताना चाहते हो तो आप ना भी कह सकते हो, है ना। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ क्लासेस की बात अगर करें तो 4 टाइप की और क्लासेस हैं मार्केट में जो हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना। नेस्टेड क्लासेस, सर एक इनर क्लास होती है ना, एक लोकल इनर क्लास होती है, एक एनोनिमस इनर क्लास होती है। ऐसी 4 क्लासेस और होंगी जो उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो कवर कराने के बाद फिर कुछ और टर्म्स हैं, कुछ डिजाइन पैटर्न्स हैं, जैसे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट क्लास हो गया, ये पढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हें पूरा आज बात समझा रहा हूँ, इससे तुम्हें दिमाग में इमेज रहे कि हम करने क्या वाले हैं। उसके बाद आपको मैं एरे स्ट्रिंग करवाऊंगा, एरे पढ़ाऊंगा, बट सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल ये सब पढ़ेंगे। देन स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग्स कवर हो जाता है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जब कवर होता है तब हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जो बताया गया था, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग जब कवर होगा उसके बाद रह जाएगा फिर कलेक्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे होंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ लोगे उसके बाद स्टार्ट होगा जेडीबीसी। तो जेडीबीसी को हम एडवांस जावा कह भी सकते हैं, नहीं भी कहते हैं। कह क्यों सकते हैं? क्योंकि वो एपीआई है, वो एपीआई है, बट कोर लेवल के प्रोजेक्ट्स में भी हम उसको यूज कर लेते, इसलिए नहीं भी कह सकते। ठीक, तो कलेक्शन तक जो तुम चीजें पढ़ रहे हो वो सब किसके अंदर आ रही होंगी? कोर जावा, स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कोर जावा जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुमसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एडवांस। वहां पे हम फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, जेडीबीसी पढ़ेंगे, है ना, डेटाबेस भी पढ़ेंगे, जेडीबीसी पढ़ रहे होंगे तब, क्योंकि जेडीबीसी में जो डायरेक्ट आप क्वेरीज लिख रहे होगे वो एसक्यूएल की ही होंगी। हाइबरनेट में तुम एसक्यूएल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कंप्लीट पाथ। पढ़ाई तो हो नहीं पाई आज, है ना। इंस्टॉलेशन जरूरी था, कर लेना वो इंस्टॉलेशन। किस किस का ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया? हो गया, ऑन हो गया था, बढ़िया। तुम्हारा भी शाबाश, तुम्हारा नहीं हुआ?
नहीं पीछे नहीं हुआ, किया नहीं या फिर हुआ नहीं, कर लो यार, क्या पता उसमें मेरा ही कुछ भला हो जाए।